अच्छा गुरुजी, आपने कल थोड़ा-सा ज़िक्र भी किया था और वैसे भी आपने कई बार स्मृतियाँ सुनाई हैं जयप्रकाश जी के विषय में। तो जयप्रकाश जी के साथ आपका एक लंबा एसोसिएशन रहा। आपने एक तरह से कुरुक्षेत्र में उनके पूरे आंदोलन को थामा, उसे आगे बढ़ाया। तो गुरुजी फिर आप किस तरह से उनके विचारों को दर्शन के रूप में हम सबको समझा सकते हैं? बात ये, जयप्रकाश जी गांधी जी के साथ बहुत जुड़े हुए थे, लेकिन वो गांधी जी से अलग हो गए। एक सोशलिस्ट ग्रुप बना सन कांग्रेस के अंदर। वो सोशलिस्ट ग्रुप जो था वो, हालांकि प्रभाव तो गांधी जी के सर्वोदय का ही रहा, जयप्रकाश जी पर सर्वोदय का बहुत प्रभाव था। बहुत सारे लोग तो भावा की, विनोबा भावे की बजाय जयप्रकाश को सर्वोदय का वो मानते हैं कि सर्वोदय का आदमी जो है वो जयप्रकाश है। तो गांधीयन थिंकिंग से जयप्रकाश जी बड़े प्रभावित थे। तो इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी। उस सोसाइटी का नाम था पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़। मैं उसका शुरू से मेंबर रहा। राउत एवेन्यू पर उसका दफ्तर था। जो सिविल लिबर्टीज़ हैं आदमी की, उनको आप किसी तरह से भी कर्टेल नहीं कर सकते। जयप्रकाश जी कहते हैं कि मैन हैज़ born with certain fundamental rights and that is the right of life। इस लाइफ के राइट को आप कर्टेल नहीं कर सकते। इस पर अगर पुलिस कोई पाबंदियाँ लगाती, जेल में ठोक दिया, कुछ किया, तो हम उसके खिलाफ फाइट करेंगे। तो वो हमारी पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ थी। जयप्रकाश जी जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी। जयप्रकाश जी की किताबें जो अमेरिका से लिखी वो भी मेरे पास हैं, यहाँ जो लिखी वो भी मेरे पास हैं। तो जयप्रकाश जी ने एक किताब लिखी कि ये जो सारा हमारा वातावरण चल रहा है देश के अंदर, इसमें समाजवाद तो कहीं है ही नहीं, शोषण ही शोषण है सारा का सारा। जब हमने सर्वोदय लाना है तो हमें एक क्रांति करनी पड़ेगी, और वो क्रांति जो होगी वो टोटल रिवोल्यूशन होगा। यानी वो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन भी होगा, वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन भी होगा, वो मॉरल रिवॉल्यूशन भी होगा। खाली पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन से देश नहीं सुधरेगा। देश के अंदर वो समाजवाद नहीं आएगा जिसको गांधी जी चाहते हैं सर्वोदय के नाम से। पॉलिटिकल आदमी जो है उसको नहीं ला सकेंगे। इसके लिए हमें मॉरल भी अपलिफ्ट करना पड़ेगा सोसाइटी का, और मॉरल अपलिफ्ट जो सरकार है उसके सरकार के द्वारा नहीं हो रहा। जयप्रकाश जी के जो शिष्य थे लोहिया जी, उन्होंने तो बहुत ही कटु शब्दों में आलोचना की नेहरू जी की थ्योरी की। नेहरू जी ने, उनका अखबार निकलता था लोहिया जी का, मैनकाइंड बड़ा पावरफुल अखबार था जिसमें सारा गांधीयन सोशलिज्म और जयप्रकाश का सोशलिज्म जिसके अंदर भरा होता था। वीएम तारकुंडे ने तो अपना जो चीफ जस्टिस थे बम्बई के, और अपना चीफ जस्टिस का पद छोड़ करके वो यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ के प्रेसिडेंट बने, आखिर तक वही रहे। वीएम कुंडे से मेरा बहुत गहरा संबंध रहा। ज़रा सी भी कोई बात हुई और वीएम कुंडे को अगर कर दिया तो फ़ौरन उन्होंने कहा कि ये लीगल एक्शन लो सारा। तो मेरे पास विद्यार्थी परिषद का काम था अखिल भारतीय, जिसमें कई हज़ार विद्यार्थी सारे भारत में थे। तो जयप्रकाश जी ने एक किताब लिखी कि अगर ये क्रांति आएगी सारी की सारी तो यूथ के द्वारा ही आएगी। संसार के अंदर जितनी भी क्रांति आई हैं उसमें पॉलिटिकल क्रांति नहीं है, बल्कि मॉरल क्रांति भी यूथ ही लाया है। जयप्रकाश जी की जब किताब पढ़ेंगे यूथ के लिए संदेश, भारत के युवाओं के लिए संदेश, तो उन्होंने कहा कि जब ब्राह्मणवाद बहुत ही शोषण करता हो गया और ब्राह्मणवाद छा गया सारे समाज के ऊपर, तब 32 साल की उम्र में रिवॉल्यूशन का शंख बजाया भगवान बुद्ध ने। उस समय क्या उम्र थी? 32 साल की उम्र थी। और उन्होंने आकर के जो भगवान, जो ब्राह्मणों का गढ़ था काशी के पास सारनाथ है, पहला भाषण सारनाथ में दिया, जहाँ उन्होंने ब्राह्मणवाद का बहुत खंडन किया। और सारा जो नॉन ब्राह्मण वर्ग है,
क्षत्रिय भी थे, उसमें शूद्र भी थे, वो बुद्ध के साथ खड़े हो गए, बुद्ध धर्म। तो क्रांति, मॉरल क्रांति वहाँ से आई शुरू। और जब वो मॉरल क्रांति आई तो उसका असर ये हुआ कि ब्राह्मणों को अपना रवैया बदलना पड़ा, सोशल क्रांति आ गई। क्रिश्चियन में क्रांति आई। तो ईसा मसीह की क्या एज थी? ईसा मसीह जो थे वो छोटी एज के थे। अब वो क्या कर रहे हैं कि यहोवा के मंदिर में जब पूजा हो रही है तो एक ही कबूतर को बलिदान करने के लिए जाते हैं, तो उसको बलि नहीं देते कबूतर के, वो यहोवा से उसको टच कराते हैं और उस कबूतर को बाहर ले आते हैं, उस कबूतर को फिर बेच देते हैं अगले आदमी को। तो जब ईसा मसीह का नंबर आया तो ईसा मसीह ने थाली फेंक दी। उन्होंने कहा मैं झूठा कबूतर बलिदान नहीं करूँगा, एक बार झूठा हो गया ये, यहोवा ने झूठा कर लिया, इसको फ्रेश कबूतर लाओ। तो जीव सारे नाराज़ हो गए हमारे देवता का। लेकिन क्राइस्ट की क्रांति में पता है जीव संसार में बड़े लिमिटेड रह गए, क्रिश्चियनिटी दुनिया में फैल गई। तो इस तरह के उदाहरण बहुत दे करके उन्होंने कहा कि मॉरल क्रांतियाँ, अब लोग ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल क्रांति तो बुड्ढे ला सकते हैं, बड़े बड़े लंबी दाढ़ी वाले और ये चोटी वाले, यही आपकी आध्यात्मिक क्रांति लाएंगे। वो कहते हैं जब कृष्ण ने वहाँ कंस को मारा तो क्या उम्र थी कृष्ण जी की? 12 साल की उम्र थी। तख्ता पलट दिया वहाँ सारा का सारा। तो यूथ जो है, चाहे धार्मिक क्रांति हो, चाहे स्पिरिचुअल क्रांति हो, चाहे मॉरल क्रांति हो, और इकोनॉमिक क्रांति तो मार्क्स ने जब लाए तो मार्क्स की क्या उम्र थी? मार्क्स तो भी पढ़ ही रहे थे वहाँ। हालांकि क्रांति में हम समझते हैं लेनिन ने लाई क्रांति, लेनिन भी बड़ा यंग था, मार्क्स ने तो किताब लिख के, लेकिन जब क्रांति का नारा दिया तो इकोनॉमिक क्रांति भी, एडम स्मिथ को खंडन कर दिया बिल्कुल मार्क्स ने सारा। तो इकोनॉमिक क्रांति भी, पॉलिटिकल क्रांति भी, धार्मिक क्रांति भी, मॉरल क्रांति भी हमेशा यूथ लाए हैं। तो उन्होंने कहा यूथ को तैयार करो। मेरे पास विद्यार्थी परिषद में कई हज़ार यूथ थे सारे हिंदुस्तान में। हम वो जयप्रकाश जी की बातें और विवेकानंद की बातें, विवेकानंद भी टू दी यूथ ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी किताब है, उन्होंने युवाओं के लिए लिखी है। हम दोनों किताबों को मिला करके और सारे हिंदुस्तान के यूथ को, क्योंकि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष थे, तो जयप्रकाश जी के दफ्तर में हम बैठते थे। जयप्रकाश जी इस चीज़ से बड़े प्रसन्न होते थे कि हम यूथ को जयप्रकाश जी का संदेश पहुंचा रहे हैं, चाहे हम पहुंचा रहे हैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। जयप्रकाश की कोई बड़ी संस्था नहीं थी, थॉट जयप्रकाश के बहुत ज़्यादा रहे, एनलाइटेंड थॉट रहे टोटल रिवॉल्यूशन के, लेकिन कोई संस्था बड़ी खड़ी नहीं कर सके। संस्था हमारी थी यूथ की, विद्यार्थी परिषद सबसे बड़ी यूथ की संस्था थी। तो जब जयप्रकाश जी ने, जब इंदिरा गांधी ने ये काम किया, तो ये क्रांति लाने के लिए जयप्रकाश जी ने नारा दिया। और जयप्रकाश जी ने कहा कि धर्म का बीज बोया था कुरु ने, इसलिए धर्म का अगर कोई लड़ाई करनी है धर्म की, तो कुरुक्षेत्र से शुरू करूँगा मैं। वहाँ राजनीतिक के साथ साथ मॉरल क्रांति भी आएगी। पॉलिटिकल क्रांति जो खड़ी होगी वो मॉरल बेसिस पे खड़ी होगी। तो ऐसी हालत में जयप्रकाश जी ने नारा दिया कि ये नहीं चलेगा, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी सारी। जी गुरुजी। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि हमने सारे, जहाँ जहाँ हमारे हमारी सारे में यूनिट थी हमारी, यूपी में भी, बिल्कुल हरियाणा से लगा हुआ जो है, तो हमने सबको कहा कि 2 दिन पहले आप यहाँ आकर के लोगों की धर्मशालाओं में कहीं भी अपने छुपे रूप से आ जाओ। तो वो लोग वहाँ आ गए और आकर के जिस दिन वो इतनी बड़ी रैली उसकी हुई कि बंसीलाल जी देख करके कांप गए कि इतने लोग कहाँ से आ गए। जैसे मैंने बताया था कि हमारी उस रैली में 80% हमारे विद्यार्थी परिषद के लोग थे और 20% उनकी अपनी संस्थाएं थी, जिस 2-4 संस्थाएं, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी थी, पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज थी, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल। तो इस तरह के लोग आए तो सारा काम हो गया। तो फिर हमने इस सारे काम को करने के बाद जब इंदिरा गांधी हट गई, एमरजेंसी हट गई, तो हमने उस टोटल रिवॉल्यूशन पर पीएचडी कराई है। उस समय जयप्रकाश जी की हालत बहुत ख़राब थी। जयप्रकाश जी कदम कुआं में
पटना में डायलिसिस से पड़े हुए थे। तो हम वहाँ इसलिए गए कि उनको बताएं कि हमने आपकी थ्योरी पर पीएचडी कराई है। तो जयप्रकाश जी के वहाँ पास गए और जयप्रकाश जी को जब ये पता लगा तो बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ तो नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, आप मुझे पढ़ करके सुनाओ, मैं सुनता रहूँगा। तो 10, 15, 20 पेज उनको पढ़ करके जो सुनाए तो कहने लगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सारा का सारा उन्होंने उस पर अपने दस्तखत कर दिए पीएचडी पे। तो उसके बाद तो जयप्रकाश जी भगवान के पास चले गए, लेकिन उसके बाद जयप्रकाश जी का आंदोलन ही मर गया सारा का सारा।